अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकराकर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे जमीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। नाज़रीन, करप्शन वो नासूर है जो किसी भी मुआशरे की बुनियादों को दीमक की तरह चाट जाता है। ये वो जहर है जो ना सिर्फ इदारों को मफलूज करता है बल्कि इंसाफ के निज़ाम को भी घिन लगा देता है। अफसोस कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इसी दलदल में जकड़ा जा चुका है जहां करप्शन अब आदत बन चुकी है। आज की कहानी फैसलाबाद के हेल्थ डिपार्टमेंट के उन एहलकारों की है जिन्होंने इंसानी खिदमत के अहद को चंद नोटों की खातिर बेच दिया। किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का करप्शन पे नंबर बहुत ऊपर है। हमें करप्शन ख़त्म करके ही हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकते हैं। आज के केस में हम आपको बताने जा रहे हैं एक हेल्थ डिपार्टमेंट का केस, जहाँ पे जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने जितने भी टाउन्स हैं वहाँ पे टाउन इंचार्ज अपॉइंट किए हुए हैं जो कि एंटी क्वैकरी कैंपेन चलाते हैं। जो क्वैक्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं और उनको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इस वजह से आज के केस में मुबैना तौर पर टाउन इंचार्ज डॉक्टर हादी ने अपने साथियों को भेजा। एक क्वाइक का पहले उसका क्लिनिक सील किया, बाद में उससे बारगेनिंग होना शुरू हो गई। उनके साथ बारगेनिंग शुरू हुई तो वो जो मदई पार्टी थी उसने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट रब्ता किया। एंटी करप्शन टीम उनके साथ गई और उन्होंने इन मुल्ज़मान को रेड हैंडेड पकड़ा। इस वाले से हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से जानते हैं, अवाम की राय लेते हैं, कोशिश करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हमसे रब्ता करे। इस वाले से हम लीगल ओपिनियन भी लेंगे। सवाल यह है कि सब कब तक? क्यों हमारे मुआशरे के ये नौजवान चंद लम्हों के फायदे के लिए अपनी पूरी जिंदगी के वकार को दाव पर लगा देते हैं? क्या इनके अंदर एहसास मर चुका है या हालात ने इन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हलाल रिस्क की कदर खो गई? शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अपने इर्द गिर्द के जालिम निजाम को कबूल कर लिया और अब खुद इसका हिस्सा बन गए हैं। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन लीगल फ़खर रज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो ये केस अभी इन्होंने पकड़ा है, जो क्वाइक से ये पैसे ले रहे थे, इस हवाले से इनका कानून क्या कहता है, इस हवाले से इनकी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक जाएंगी। सर बताइएगा, ये जो क्वाइक से 70,000 रुपये इन्होंने मुबैना तौर पे लिया है, इस हवाले से आपकी कार्रवाइयाँ कहाँ तक जाएंगी और किस तरह से आप इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसा है कि हमारे जो एंटी करप्शन जो लॉज हैं उसमें जो पिनल प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइडेड है और उसमें सख्त सज़ाएँ हैं। जैसे कि मिसकंडक्ट का 1947 का जो एक्ट है उसके तहत 7 ईयर्स पनिशमेंट थी, लेकिन अब वो भी बढ़ा दी गई है, वो 10 ईयर्स कर दी गई है। और बाकी 161 का जो हम सेक्शन इस पे अप्लाई करते हैं, 162 का, और उसमें 3 ईयर्स है। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत एविडेंस है। जो अभी रेड हमने किया है उसमें तो बाकायदा एक जुडिशियल ऑफिसर का स्टेटमेंट होता है, फिर बाकी हमारे रेडिंग जो ऑफिसर हैं वो हैं, जो टेंटेड अमाउंट है वहाँ से रिकवर है वही है। इस तरह के बहुत अच्छे केसेस जो है हमारे हैं और हमें कामयाबी बहुत मिलती है इन केसेस में सज़ा करवाने में मुल्ज़मान, और उससे डेटरेंस पैदा होता है सोसाइटी में। फिर आगे जो करप्ट अनासर हैं वो ज़रा डर के और सहम के रहते हैं और ये करप्शन का जो माहौल है ना इस पर बड़ा कंट्रोल रहता है। तो हमारी अपील है आवाम से भी यही होती है कि वो बजाय इसके कि वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें, वो हमारे पास आएँ, हमें बताएं कि ये बंदा हमसे पैसे ले रहा है, हमसे करप्शन वो के तौर पे वो पैसे मांग रहा है हमारे जायज़ काम के लिए। हम उसके साथ जाएंगे, हम रेड करेंगे और यहाँ पे 24 घंटे जब भी कॉल करें अवेलेबिलिटी है ऑफिसर की। जैसे अभी सरफराज वड़ाई साहब ने पहले एक रेड किया है, उसमें बंदे रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। रेड हैंडेड जो इम्पैक्ट है ना
وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ مؤثر کردار ادا کرتا ہے اس کرپشن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. اور ہماری عوام سے یہی اپیل ہو رہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ آیا کہ اپلیکیشن دیں مینول اور اس پہ انکوائری کرائیں, آلدو کہ ہم اس پہ بھی کارروائیاں پوری کرتے ہیں, اپنی پورے ایویڈنس لے کے پورا اس کو لیگل پروسیجر سے اڈاپٹ کرتے ہیں, پورا منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں, لیکن اس سے جو اچھا اور مؤثر جو طریقہ کار ہے وہ ریڈ ہینڈڈ ریڈ کا ہے کہ عوام آئے کہ فلاں اہلکار, سرکاری اہلکار کسی بھی پروونشل ڈپارٹمنٹ کا ہم سے پیسے مانگ رہا ہے ہمارے کام کے لیے, ہم اس کے ساتھ جائیں گے, اسے ریڈ ہینڈڈ اس کا جو بھی کارروائی ہے وہ کریں گے, اور انشاءاللہ اس کورٹ سے سزا بھی دلوائیں گے, اور باقی بھی جتنی ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس کارروائیاں ہم ساری کریں گے. ناظرین, دوسری طرف وہ متاثرہ شخص ہے جو انصاف کے دروازے پر امید کی دستک دیتا ہے, مگر اسے بدلے میں مایوسی اور تاخیر ملتی ہے. وہ دن رات اس سوچ میں رہتا ہے کہ کیا سچ بولنے کی سزا یہی ہے. ایسے کئی لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کی کہانیاں فائلوں میں دب چکی ہیں, جیسے کچھ برس پہلے جعلی ڈاکٹرز کے ہاتھوں معصوم جانیں ضائع ہوئی اور قانون خاموش رہا. انصاف کے منتظر ان چہروں کی تنہائی کسی عدالت کے فیصلے سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے. میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن فیصل آباد محمد سرفراز ولیع صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جو انہوں نے ابھی ملزمان پکڑے ہیں جو کہ کوائک سے پیسے لے رہے تھے, انہوں نے یہ کارروائی کس طرح سے کی, کس طرح سے ٹریس کی. سر بتائیے گا یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس سے کس طرح سے ٹریس کیا آپ نے, کس طرح سے ملزمان پکڑے؟ سر اس طرح ہے کہ ہمارے پنجاب گورنمنٹ نے سی ایم صاحبہ کا یہ فوکس ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ زیادہ وہ توجہ دیتی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے ٹاؤن میں مختلف ڈاکٹرز تعینات کیے ہوئے ہیں جو کہ کوئی کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں, اور کارروائیاں کرنے کے بعد جو ان کو سیل کرتے ہیں. یہ لوگ جاتے تھے, جا کے وزٹ کرتے تھے, وزٹ کرنے کے بعد فرضی سی کارروائیاں کر کے اور مختلف یہ آ جاتے تھے. بجائے ان کو سیل کرنے کے یہ شام کو اپنے ویکسینیٹر یا کسی بھی متحد عملے کے ساتھ بارگیننگ اسٹارٹ کر دیتے تھے اور ان پہ یہ پیسے لے لیتے تھے. ہمیں شکایت ملی, یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ ہمارا دوسرا مسلسل 1 مہینے کے اندر دوسرا ریڈ ہے, اور انہوں نے ڈاکٹرز نے اپنے بندوں کے متحد یہ پیسے لیتے ہیں. اچھا سر بتائیے گا یہ جو کیس میں آپ نے 2 ملزمان پکڑے ہیں, انہوں نے کتنے پیسے لیے, کس طرح سے آپ نے ان کو کس طرح سے ریکنگ کی, اور کس طرح سے کتنے لوگ آپ کی اس ٹیم میں شامل تھے, کس طرح سے ٹریس کیا کو؟ جی ہمیں اس طرح ہوا کہ یہ 4-5 دن پہلے اطلاع ملی کہ ایک ڈاکٹر ہادی ہیں ٹاؤن کے, وہ ٹاؤن ڈاکٹر ہیں. انہوں نے یہ آگے لڑکا ہے عدنان, یہ ویکسینیٹر ہے, بیسیکلی یہ پولیو کا ویکسینیشن کرتا ہے. تو وہ بندہ جو ہے بارگیننگ کر رہا ہے. انہوں نے ان کے کلینک سیل کر کے اور رپورٹنگ کرنے کے یا FIR کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بارگیننگ اسٹارٹ کر دی ہے. ہم ان سے رابطے میں تھے جو مدعی ہے FIR کا اس کے, اور ہمارے پاس مختلف ریکارڈنگز اور ویڈیو ثبوت آئے جس میں یہ ان سے پیسے مانگ رہے تھے کہ ہمیں 1 لاکھ روپے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں 1 لاکھ روپیہ دے دیا جائے تو ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. اس اطلاع پہ ہم نے آگے کارروائی کی. اچھا سر جو آپ نے ملزمان گرفتار کیے ان کا FIR ہوگی, ان کا چلان ہو چکا ہے, اور اس کے حوالے سے آپ جو عام عوام ہیں ان کو کیا میسج دیں گے اس حوالے سے کہ وہ اینٹی کرپشن سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ان کو کرپشن کا فیس کرنا پڑتا ہے اس طرح کی چیزیں؟ جی جب ہم نے یہ کارروائی کی ہے تو ہمارے ساتھ مجسٹریٹ صاحب ساتھ ہوتے ہیں. موقع پر ہم نے 70,000 روپے ان سے ریکور کیا ہے, اور اس ٹائم ان کو جیل ٹرانسفر کر دیا, جوڈیشل کر دیا. FIR ان کے خلاف ہو چکی ہے. جہاں تک تعلق ہے عوام کا, عوام اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے. ہمارے DG اینٹی کرپشن ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, انہوں نے مختلف جگہ پر یہ فلیکسز بھی آویزاں کروائی تھیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی شکایت ہے تو وہ ریجنل آفس سے یا ڈائریکٹ DG اینٹی کرپشن صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے خلاف, کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں. یہ ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن محمد سرفراز ولیع. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کرپشن ختم کرنی ہے تو عوام کو انیشیٹو لینا ہوگا, عوام کو آگے آنا ہوگا. اگر کوئی بندہ عوام سے پیسے مانگتا ہے, ان سے رشوت مانگتا ہے, تو وہ فری مائنڈ ہو کے اس حوالے سے اینٹی کرپشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا نام بھی اس میں سیگا راز میں رکھا جائے گا, اور جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں گی. کوائکس نان کوالیفائڈ ڈاکٹرز انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں ضروری ہیں تاکہ عام شہری کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنا علاج کروائے. اس حوالے سے جو اس کیس کے حوالے سے ہماری CEO ہیلتھ فیصل آباد ڈاکٹر شہباز سے جب بات ہوئی, ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو ڈاکٹر ہادی ہے اس پہ پیڈ ایکٹ لگا دیا ہے, اور اس کے علاوہ اس کو جو اس کی پوسٹنگ تھی اس سے پہلے وہاں پہ اس کو واپس بھیج دیا ہے. اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی افسر ہے, ڈپارٹمنٹل ملازم ہے, اس کو چاہیے کرپشن سے دور رہے.
करप्शन हमारे इस्लाम में भी मना है और हमारा माशरा भी इससे डिस्टर्ब भी होता है और मुतासर भी होता है। नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिनको क्वैक्स कहते हैं वो इंसानी जानों से इस तरह खेल रहे हैं कि जैसे उनके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो खामोश तमाशाई है। रिपोर्ट्स बनती हैं नहीं बनती हैं ये वो जाने या हमारा लाहौर जाने। इस वाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर सीनियर जर्नलिस्ट मियां ज़ीशान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कुछ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्वैक्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर रहा, इस वाले से उनको क्या हर्डल्स नज़र आ रही हैं, क्या चार्म है कि वो इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करते, इंसानी जानों पे खेलने के लिए उनको खुली छुट्टी दे रखी है। सर बताइएगा जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्वैक्स पे कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर रहा आपके ख्याल में, और कितने क्वैक्स होंगे हमारे ज़िला फैसलाबाद में? जी, फैसलाबाद में तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो अताई डॉक्टर्स हैं वो इंसानी जानों से खेलने में मसरूफ़ हैं। और जो टाउन इंचार्जेस हैं, असल में ये है कि जो हमारा महकमा सेहत है, टाउन इंचार्जेस वगैरह जो हैं, इनके जो अमला है वो जो अताई डॉक्टर्स हैं उनसे मिले हुए हैं। ये माहाना उनसे मंथलियाँ भी लेते हैं और कार्रवाई जब कोई ऊपर से प्रेशर आता है, हालांकि हेल्थ केयर कमीशन की जानब से और ऊपर से सेक्रेटरी साहब की जानब से जब आए रोज़ ऑर्डर्स आते रहते हैं कि एंटी क्वाइकरी आप मुहिम को चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो अताई डॉक्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। मगर यहाँ पर जो ज़िली सतह पर जैसे टाउन इंचार्ज हैं, ये इनकी मिली भगत है अताई डॉक्टरों के साथ। कार्रवाई करने से पहले जो है ये इनके जो प्राइवेट अफराद हैं वो उनको इतला दे देते हैं डॉक्टर्स को, वो वहाँ से मौके से फ़रार हो जाते हैं। वो फ़र्ज़ी तौर पर जो एक क्लिनिक सील करती हैं उसकी तस्वीर बनाते हैं और अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए, कारकर्दगी दिखाने के लिए बोगस रिपोर्ट्स बनाकर तो अफसरान को जो है असल हक़ाइक़ से लाइलम रखा हुआ है। अगर बात की जाए, देखें जैसा कि एक वाक़या भी अभी रिसेंटली पेश आया है, वो इसी के पेश नज़र था कि महकमा हेल्थ के जो 2 मुलाजमीन थे उनको एंटी करप्शन ने रंगे हाथों 70,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए पकड़ा था। और वो भी जो एक अताई डॉक्टर था उसका क्लिनिक पहले सील किया गया और उसको डीसील करने के लिए उन्होंने वो रिश्वत वो ले रहे थे। ये तो एक ऐसा वाक़या है जो एंटी करप्शन ने उनको सामने आ गया या वो पकड़ा गया, वो रेड हैंडेड पकड़ा गया है। लेकिन ऐसे हज़ारों वाक़यात महीनों की बुनियाद पर, जो रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। आपने एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर्स की बातें सुनी, वो मुतहरक हैं करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से, लेकिन हमारे शहरियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई भी एहलकार उनसे रिश्वत की तलब करता है, डिमांड करता है, तो उनको चाहिए उनको रिपोर्ट करें। रेड हैंडेड कर सकते हैं तो उनको रिश्वत जो मांग रहे हैं वो उससे पहले उसे रब्ता कर लें। अगर इन केस वो रिश्वत दे चुके हैं तो एक एप्लीकेंट के तौर पर एक एप्लीकेशन दे के भी उसको कटहरे में ला सकते हैं। इस वाले से अगर क्वैक्स की बात की जाए तो हमें भी चाहिए, हमारा सीएम पंजाब का पोर्टल बना हुआ है, उस पर कंप्लेन करें, उस पर उस क्वैक की पिक्चर भेजें, उनके क्लिनिक की वीडियोस भेजें ताकि उनके खिलाफ़ एक्शन हो। अगर उनके खिलाफ़ एक्शन नहीं होता वो दोबारा रीओपन हो जाते हैं, फिर से एप्लीकेशन दें। हमारे जो अफसरान हैं उनको भी चाहिए कि जो लोग रिश्वत ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ करवाएं, उनको दोबारा उन ड्यूटियों पे ना लगवाएं। हमारे जितने भी एप्लीकेंट हैं अगर तो वो दरख्वास्त दे देते हैं तो उनको चाहिए कि अपनी एप्लीकेशन वापस ना लें, उस बंदे को सज़ा दिलवाएं ताकि आने वाला इस तरह से डरे। इस हवाले से हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पे कानून बनाए। जब कानून ज़्यादा होंगे, कानून सख्त होगा तो लोग डरेंगे, सज़ाएँ होंगी तो इस तरह की जो करप्शन के केसेस हैं वो कम होंगे और पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में जो नंबर्स हैं वो हमारे कम होना शुरू हो जाएंगे। ये महज एक केस नहीं, ये हमारे निजाम की तस्वीर है जहां इंसाफ की जुबान खामोश है और ज़मीर की आवाज कहीं खो गई है। रियासत कब जागेगी? कब इन काली भेड़ों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जो सेहत जैसे मुकद्दस शोबे को जाती कमाई का जरिया बना चुके हैं? जब कानून के रखवाले ही जुर्म में शरीक हो तो फिर कानून का खौफ कहां बाकी रहता है? हुकूमत और इदारों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि आज इनके खिलाफ सख्त एक्शन ना लिया गया तो कल ये जहर पूरे निजाम में फैल जाएगा। ये वक्त है कि इदारे सिर्फ कार्रवाइयां नहीं बल्कि इस्लाहात करें
ताकि करप्शन का ये अंधेरा छट सके और अवाम एक बार फिर एतमाद से कह सकें कि इस मुल्क में कानून जिंदा है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आज की कहानी सिर्फ 2 कत्लों की नहीं बल्कि एक पूरे मुआशरे की खामोशी की दास्तान है। एक वो मुआशरा जो सच बोलने वालों को सलामी तो देता है मगर उनके कातलों के खिलाफ जुबान नहीं खोलता। ये कहानी है सिंध के 2 बहादुर सहाफियों की, शहीद एडी शर और इम्तियाज मीर की, जो हक और सच की आवाज बने मगर खामोश कर दिए गए। हरी मीरवा के सीनियर सहाफ़ी एडी शर को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उनके कातलों की गिरफ्तारी के लिए समाजी रहनुमा और शर बरादरी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलिर पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया जा रहा है। उनका यही कहना है कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। आइए मुजाहिरीन से बातचीत करते हैं कि मज़ीद उनका क्या कहना है। जी, आप क्या मुतालबा? देखिए, हम आईजी सिंध और पुलिस से और अदालतों से मुतालबा करते हैं कि हम एडी शर जो सहाफ़ी थे, जो वहाँ की मज़लूम कौम की आवाज़ से उसको बेदर्दी से वहाँ पे कत्ल किया गया। कत्ल क्या, उसकी लाश को टुकड़ों में तकसीम किया गया। आज उसके वारिस और सिंध के वो नौजवान जो सच और हक की बात करते हैं वो सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि एडी शर के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। वो अब तक गिरफ़्तार नहीं हो रहे, उनके पीछे कोई ताकतवर शख्सियात हैं जो उन्हें गिरफ़्तार होने नहीं देते। हमारा आज मुतालबा है, कराची मलिर प्रेस क्लब पे पहुँच के यही मुतालबा रखने के लिए आए कि इनके कातिलों किसने कत्ल किया, क्या नाम? मंसूर अमान वहाँ पर हैं, जो वो वहाँ पर ड्रग्स के कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ कारोबारों में वो मुलविस है, जिनके खिलाफ हमेशा एडी शर आवाज़ उठाते रहते थे। उसको इस चीज़ की सज़ा दी गई है और उस पर इल्ज़ाम ऐसे लगाए जाते हैं कि कोई कारोकारी का मामला दे दिया जाता है, जैसे नसरुल्लाह गडानी के लिए किया गया था या दूसरे किसी सहाफ़ियों के लिए किया जाता है। यही एक सिलसिले की कड़ी बनाई हुई है कि कोई भी सहाफ़ी अगर सच हक की आवाज़ उठाएगा उसे कत्ल करके उस पर कारोकारी या मुख्तलिफ कोई और इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हक लिखना जुर्म क्यों बन गया। इन कातलों के दिल में एहसास क्यों नहीं जागता? क्या चंद लम्हों की ताकत के नशे में वो भूल गए हैं कि कलम कभी मर नहीं सकता? और दूसरी तरफ वो घराने हैं जो इंसाफ के इंतजार में दिन रात आंसू बहा रहे हैं। उनके दरवाजे पर अब सिर्फ खामोशी दस्तक देती है। जिसे चंद साल पहले भी कई सहाफियों को सच लिखने की पादाश में मौत दी गई, मगर इंसाफ का पहिया आज भी वहीं रुका हुआ है। आज से तकरीबन 6 महीने पहले सहाफ़ी एडी शर को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, हम चाहते हैं कि 6 महीने गुजरने के बावजूद भी जो जवाबदार है मंसूर अमान, उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। पुलिस उसको 100% फेवर दे रही है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो बड़ा भाई है महबूब अमान, वो एडिशनल एंड सेशन जज है, जिसकी वजह से जुडिशरी के इन्फ्लुएंस की वजह से उसको जो है फेवर दी जा रही है। हमारी यही गुजारिश है कि जो कातिल हैं उनको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। जैसे कि कुछ अर्सा पहले हमारी बिरादरी के नौजवान बेपाक सहाफ़ी एडी शर को मंसूर अमान नामी एक गुंडा बदमाश सूद का जो कारोबार करता है, ड्रग्स बेचता है, आइस बेचता है, ईरानी तेल का कारोबार करता है, उसने उसको हाईलाइट किया। उसने उसको बाकायदे कत्ल करने की धमकियां दी जो वीडियो पर सबूत के तौर पर मौजूद हैं। कुछ अरसा गुजरने के बाद इसको घर से अगवा करके इसने अपने भाई के पेट्रोल पंप यूनुस अवान की जगह पे वहाँ जाके बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके बाद जब हमने कातिलों का पीछा किया, पता लगा तो इसमें मुलविस ये कातिल मंसूर अवान है और उसके कुछ सहूलतकार जो हमारी बिरादरी के हैं, जो नाम के सिर्फ वडेरे हैं, वो उसके साथ खड़े हुए हैं। हम आखिर तक इसको नहीं छोड़ेंगे। हमने गवर्नमेंट से भी अपील की है, हर जगह जाएंगे, इस मंसूर अवान को हम फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। इसने एक मजलूम का खून किया है जो हम इसको कभी नाकाबिल कबूल है और न ही हम इसको माफ़ करेंगे। हम सिंध धरती के बेटे हैं, वो पंजाब से आया, सिंधियों ने उसको इज्जत दी, कारोबार दिया, मगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया, उसने वही डसने वाली का हरकत की। और हम आईजी सिंध, डीआईजी सक्कर, डीएसपी खैरपुर को मुतालबा करते हैं कि कातिल मंसूर अवान को गिरफ़्तार किया जाए। हमारा ठरी मीरा तालका एक पुरअमन तालका है, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान कलम के बजाय हथियार उठाएं। अगर हथियार उठाने पे मजबूर हुए तो उसके ज़िम्मेवार मंसूर अवान और उसके सहूलतकार होंगे, जो सबके लिए एक भयानक बात तामील की जाएगी। सोचने की बात यह है कि कातिल कौन है जो सच के चिराग बुझाने निकले हैं? इनके अंदर की नफ्सियात क्या है? शायद वो जानते हैं कि ताकत वक्ती है मगर सच मुस्तकिल। वो खामोशी फैलाना चाहते हैं मगर हर शहीद सहाफ़ी के बाद एक नई आवाज़ जन्म लेती है। और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो अब भी अपने वालिद के लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें शायद बताया ही नहीं गया
कि अब्बा वापस नहीं आएंगे, मगर उनकी सच्चाई जिंदा रहेगी। शहीद एडी सहाफ़ी जो था वो बहुत ही ब्रेव सहाफ़ी था। उन्होंने हक सच की बात की, मंशात फरोशों के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, सूदखोरों के खिलाफ। जब उन्होंने सबूत सोशल मीडिया पर रखे तो उसको 2 दिन के अंदर जो बहुत सारे मंसूर अमान उन्होंने कत्ल कर दिया, और उसके बाद जुडिशरी से उनको इन्फ्लुएंस करके उसका जो एडिशनल सेशन भाई है महबूब अमान, उनको ज़मानतें दिलाई। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। वहाँ का जो DSP था इन्वेस्टिगेशन कादर चार्जर, उन्होंने 80 लाख रुपए लेके कॉलम 2 में उसका नाम निकाला है कातलों का। जनाब एडी शर जो बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव माइंड और ज़बरदस्त सहाफ़ी था और बड़ी बेहतरीन सोच रखता था, उसको बेदर्दी जिस तरीके से कत्ल किया गया। वो अपनी माँ का एक बेटा था और उसकी 5 बहनें हैं, तो वो जिस तरीके से कत्ल किया गया है, ईमान से अभी तक वो बात मैं भूल नहीं सका। तो हम तमाम इदारे अथॉरिटीज़ जो वास्तेदार अथॉरिटीज़ हैं उनसे अपील करते हैं कि एडी शर के खून से इंसाफ किया जाए, जो कातिल लगे हैं उनको सज़ा दी जाए। एडी शर हो या इम्तियाज मीर, ये सिर्फ 2 नाम नहीं बल्कि सच के 2 चिराग हैं जो अंधेरों के खिलाफ जलते रहे। मगर सवाल यह है कि कब तक सहाफत के ये सिपाही कत्ल होते रहेंगे और रियासत खामोश तमाशाई बनी रहेगी। ये वक्त है कि हुकूमत, पुलिस और इंसाफ के इदारे जागें, वरना कल शायद कोई लिखने वाला कलम उठाने से पहले सोचेगा कि अगली बारी कहीं उसकी ना हो। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसानियत के चेहरे पर सवालिया निशान बन जाती हैं। कहानियां जो सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि पूरे माशरे के ज़मीर पर दस्तक देती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक अज़ियतनाक दास्तान है। कादिरपुरा के एक शहरी उमर की, जो अपने बाप के लिए दवाई लेने घर से निकला मगर लौट कर वापस ना आया। वक्त गुजरता गया मगर उसकी अदम वापसी ने एक आम घर को दर्द और इंतजार के अंधेरों में धकेल दी। जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रईस। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कादरपुरा के नवाई इलाके रशीदा पुल पर, जहां पर उमर नामी शख्स मजदूर जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ, इस वक्त कच्चे के डाकू के पास पहुंच चुका है। नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, मेरे अकम में जो इस वक्त मुतासरा शख्स का जो घर है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो यानी तावान उनके पूरे कर सके, लेकिन आजकल हनी ट्रैप के शिकार में होने वाले केसेस में काफ़ी इजाफा हो रहा है और मुतलका जो थाने हैं, जो पुलिसें हैं, वो इस वक्त तक खामोश हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम जानते हैं मुतासरा शख्स की फैमिली से कि उमर नामी शख्स कैसे हनी ट्रैप का शिकार हुए और कच्चे के डाकू के पास कैसे पहुंचे। सवाल यह है कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। एक शख्स घर से निकलता है एक आम जरूरत के लिए और लौटता नहीं। क्या हमारा मुआशरा इतना बेहिस हो चुका है कि किसी की गुमशुदगी अब सिर्फ एक खबर बनकर रह गई है? इन मुजरिमान की नफ्सियात पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि ये वो लोग हैं जो दूसरों के दुख को कारोबार बना चुके हैं। किसी के बाप के आंसू, किसी माँ की बेख्वाबी, किसी बहन की खामोशी, फरियाद, ये सब इनके लिए सिर्फ रकम हासिल करने के जराए हैं। शायद इनके अंदर का इंसान पहले मर चुका है और अब इनमें सिर्फ लालच जिंदा है। और दूसरी तरफ वो मुतासरा घराना जो हर दरवाजे पर दस्तक देता है, उनकी रातें बेख्वाब हैं, उनका दिन खौफ में गुजरता है। वो एक फ़ोन कॉल की आस पर जिंदा हैं, एक खबर के इंतज़ार में है जिससे ज़िंदगी या मौत का पता चले। इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के पास मौजूद हैं, जिनको मुतलका थाना की तरफ से कोई यानी कानूनी कार्रवाई इमदाद में नहीं लाई गई। हमारे साथ इस वक्त मुतासरा फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं ये वक़ुआ कैसे पेश आया है और पुलिस की तरफ से जो उनके साथ ताउन किया गया है वो कैसे किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अम्मा दसो, जेड़ा उमर नामी शख्स है तुहाडा की लगदा सी? मेरा जमातरा लगदा है, धी दा खामा दे। अच्छा, ओ मेरे रिश्ते मेरे मलवेर दा पोतरे। अच्छा, आप ये बताएं कि ये कैसे वक़ुआ हुआ है, कैसे गया घर से और क्या कह के घर गया? घर हो गई प्यो दी दवाई लमन घर दस के गए, वल दवाई लाए के पिछा नहीं मुड़िया। उड्डू पता की तेने ना आखे इत्थे कोई नहीं आया, वल लापता थी गए। असां दूर हैं उत्थे साडे कोलों मेरी धी पता लिता भाई मेरे नाल ए वक़ुआ बन गई। असां उत्थों आए, साडे आवन एक दो दिहाड़े बाद उनदी काल वीडियो आ गई है, जंजीरा नाल कड़े होया डिठे से 50 लाख रुपए या मांग लिए ने ते
ਕੱਚੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਇਆ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਅੱਗਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ अबू दी दवाई लैन गए वाल वापस नहीं आया सानू कहते कि भी मैं अबू दी दवाई लैके दे के वापस आंदा पियां उस तो बाद वापस नहीं आया अस दूर यारे खड़े रहे भाई चलो आ वेंदे अस उहदे अबू दर गए उस आखे भी मैं इधर कोनी मैं तो ठीक ठाक हाँ हूँ 4-5 7वें दिन उहदी वीडियो आ गई है भी कच्चे वाले डाकू ने मैसेज कीते भी जेड़ा ना तुहाडा बंदा साडे कोल है असां नूं कहल कीते 50 लाख देवो ते बंदा लवो हुण साडे कोल 50 लाख कोई नहीं असां थाने ते वेने साडी थाना भी नहीं सुनदा एक उंदा भाई फौत होए दो बेटियां फौत हुई ने एक मेरी बेटी वो भी बीमार है वास्ते अल्लाह दे मरियम निवाज मेरी मदद कर मेरी ना थाना सुनदा पिए राम वाली पुलिस तो बिल्कुल सुनदी भी नहीं वो दिन उड्डे जेड़े असां मैंने मार गते से ना सानू पुलिस बनी किस वास्ते बनी जंजीरा नाल कड़िया पिए असां वीडियो डिटी उन्हां दी जंजीरा नाल कड़िया पिए बहुत जुल्म है अल्लाह वास्ते मैं आज जोड़ के तेरे गुआजती कर रही हूँ मेरा खामन मैनू लिहाजा माफ कर दे वापस कर दे मरियम निवाज तेरी मेहरबानी है भाई जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह उमर नामी शख्स की बीवी का कहना है, दुख भरे अल्फाज हैं कि मेरा जो खामद है गया ज़रूरी काम से दवाई लेने के सिलसिले में, लेकिन ताहाल वापस नहीं आया। इस वक्त कच्चे के डाकों की गिरफ्त में है जो 50 लाख का तवान कर रहे हैं। मुतासरा फैमिली का कहना है कि हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा रकम है हम यानी 50 रुपए भी नहीं है, हम जो अपने घरेलू अखराजात हैं बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जी आप बताइएगा पुलिस की तरफ से आपके साथ क्या रवैया? पुलिस मेरी नहीं सुन रही। पुलिस आती है भाई मैं असा जड़े उस पासे वांझ नहीं सकते डाकू सानू भी मार देंगे। पुलिस मेरी नहीं सुन। रात भी 2 बजे मैं वापस घर आई रो रो के, मेरी पुलिस नहीं सुनी। सच्चे बहने तो वो भी नहीं सुनता, जिथे बहने कोई नहीं सुनता पिया। जी बिल्कुल नाजरीन, पुलिस की तरफ से इस वक्त तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई FIR दी गई है। कभी सोचा है कि इन मुजरिमान के दिल में एहसास क्यों नहीं जागता? क्या वो ये नहीं देखते कि उनके एक अमल से किसी का पूरा खानदान तबाह हो जाता है? शायद उनका ज़मीर खामोश नहीं बल्कि मुर्दा हो चुका है। और दूसरी तरफ वो मुतासा खानदान है जो हर गुजरने वाले दिन के साथ टूटता जा रहा है। उनके लिए वक्त एक कैद बन गया है जहां हर लम्हा एक अजियत है। वो वही लोग हैं जो कभी दूसरों के दुख पर अफसोस करते थे और आज खुद दुख की दास्तान बन। सर उमर दराज एक गरीब और मेहनती आदमी था जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था और वो यहाँ में हमारे पास मजदूरी करता था और अपनी गुजर बसर करता था। तो गुज़िश्ता माह की 27 तारीख से वो लापता है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। जी बिलावल साहब, आप हमें ये भी बताइएगा कि इस वाक़े को कितने दिन हो गए हैं और जो पुलिस की तरफ से इनके फैमिली को यानी रिस्पॉन्स मिला गया वो कैसे मिला गया? पुलिस ने कोई कोऑपरेट किया आपके साथ? और जो बिलाल था उमर नामी शख्स था उसकी एक्टिविटीज़ कैसी थी, उसका रहन सहन कैसे था? कोई ऐसे आपको कोई वाक़यात मालूम हुए जो आपको यानी लगा हो कि इसके कोई गलत यानी काम है जिसकी वजह से ये शिकार हो गया? नहीं जी, उमर दराज बेसिकली बहुत शरीफ आदमी था, तो वो अपने काम से काम रखता था। तो बाकी रही बात पुलिस की, तो ये 15 दिन से ये बंदा लापता है। तो 3-4 दिन तो इसके घर वालों ने उसे ढूंढा है कि शायद उसको कोई अता पता यहीं मकामी तौर पे लग जाए, लेकिन गुज़िश्ता 10 दिन से वो थाने कचहरी के चक्कर लगा के थक गए हैं। तो उनका कोई रपट कोई FIR दर्ज नहीं की गई। वो गरीब और सादा लोग हैं जो कि थाना कचहरी से वाकफियत नहीं रखते, तो इसलिए उनकी कोई फ़िलहाल तक सुनाई नहीं हुई गई, कोई उनका FIR कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। तो वो बहुत परेशान है, पुलिस उनकी मदद नहीं कर। ये वाकया एक सवाल है पुलिस और रियासत के निज़ाम के लिए। आखिर कब तक मुजरिम आज़ाद घूमेंगे और बेगुनाह कैदे खौफ में रहेंगे? कब तक इंसाफ का तराजू ताकतवरों के हाथ में रहेगा? ये वक्त है कि इदारे जागें, पुलिस सिर्फ रिपोर्ट दर्ज ना करे बल्कि कार्रवाई करे ताकि किसी और उम्र को हनी ट्रैप के अंधेरों में ना खोना पड़े। क्योंकि आज अगर हमने आवाज़ ना उठाई तो कल ये जुल्म किसी और के दरवाजे पर दस्तक देगा और शायद तब तक उमर जैसा कोई और बेटा किसी और बाप की दवाई लेने निकलकर हमेशा के लिए गायब हो चुका है। नाज़रीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है।
हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत के हदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।